भी पॉलिसी बनती है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है, पॉलिसी एक गवर्नमेंट का माइंड होता है, गवर्नमेंट के माइंड को बताने के लिए, जनता को बताने के लिए और अदर स्टेक होल्डर इंडस्ट्री को बताने के लिए कि गवर्नमेंट इस टाइम इस चीज़ के बारे में, गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी के बारे में या गवर्नमेंट बायोफ्यूल के बारे में या गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अभी क्या सोच रही है। क्या गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम थोड़े टाइम के अंदर इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे या गवर्नमेंट इसको कम करने की सोच रही है। गवर्नमेंट क्या सीरियस है साइबर सिक्योरिटी के लिए या अदर कोई भी मीडियम जिसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे अगर हम स्किल इंडिया के लिए पॉलिसी बनाएंगे तो उसका मतलब होगा कि स्किल के लिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है। फिर जब ये पॉलिसी बन जाएगी, फिर इसी पॉलिसी की एक अम्ब्रेला लेके नीचे वाली जो भी गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव लेगी वो इसके अंडर लेगी ताकि पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को रीच कर सकें। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी भी यही देख के 2013 के अंदर बनाई गई थी कि हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या अचीव करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई थी। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, आउटलाइंस अ रोड मैप टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेटिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद द इशू ऑफ साइबर सिक्योरिटी एट ऑल लेवल ऑफ कंट्री। तो जो इसका हमारा मेन बताया गया है कि किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, इसके अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसके अंदर हम फ्यूचर के लिए फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए इंडिया क्या करेगा, जिसके अंदर हम कोलैबोरेशन करेंगे डिफरेंट स्टेक होल्डर की, उनकी राय को रखेंगे और हम कोलैबोरेटिव रूप से हम साइबर सिक्योरिटी तक को रीच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी स्टेक होल्डर को, इंडस्ट्री को, जनता को साथ लेके हम साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। एक रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे ताकि साइबर सिक्योरिटी इंडिया के अंदर बढ़ाई जा सके। इसके अंदर आर्टिकुलेट किया जाएगा कंसर्न, मतलब बताए जाएंगे कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए। अंडरस्टैंड किया जाएगा, प्रायोरिटी बताई जाएगी कि इंडिया के लिए प्रायोरिटी क्या है, अभी कौन से एरिया के अंदर इंडिया के लिए प्रायोरिटी है, क्या इंडिया का जो सिस्टम है, जैसे अगर कंसर्न इसने मेंशन कर लिए, फिर ये पता करेगा कि इंडिया के कंसर्न क्या क्या हैं। क्या वार्निंग के अंदर हमारा टाइम लग रहा है, या जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी साइबर अटैक से या किसी डाटा की ब्रीच से तो उसके अंदर प्रॉब्लम है, उन सब के लिए हम किस तरीके का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आता है यहाँ पे, इस पॉलिसी के अंदर बताई गई चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोवाइड कॉन्फिडेंस रीजनेबल अश्योरेंस ऑल स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर साइबर सिक्योरिटी से डील करते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्री है, जनरल पब्लिक, उन सबको एश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगी कि आपकी कंट्री एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है और हम ये चीज़ें साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कारण आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उनकी सेफ्टी, रिजिलियंस, सिक्योरिटी ऑफ साइबर स्पेस को बताने के लिए काम करेगी। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव। अब इसके कुछ प्रोविज़न देख लेते हैं। वैसे ये पॉलिसी अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एज अ होल को आप डिस्कस करना है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्या इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है, कंसर्न, आर्टिकुलेट द कंसर्न। तो अपडेट करने की ज़रूरत कैसे समझ सकते हो आप, जब कंसर्न, हमारी टेक्नोलॉजी हर साल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है, 5 साल हो चुके हैं पॉलिसी को 2013 के अंदर, तो क्या जो कंसर्न है वो चेंज नहीं हुए। आज इंटरनेट ऑफ थिंग की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड को हम इंटरनेट से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम ऑल ओवर द सिस्टम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग काफ़ी मतलब तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या कंसर्न चेंज हो रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए उस टाइम थे। तो ये सही बात है कि कंसर्न चेंज हो रहे हैं, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत भी है। तो मतलब वो चीज़ें आप देखोगे साइबर सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिक्योरिटी जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कंटिन्यूस अपडेशन उनकी ज़रूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके प्रोविज़न क्या थे। तो ये विजन करती है, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट एम एट बिल्डिंग सिक्योर एंड रिजिलियंस साइबर स्पेस फॉर सिटीजन एंड बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट। तो पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर कुछ जर्नल बातें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि पॉलिसी क्या अचीव करना चाहती है। तो वैसे ही जर्नल बातों के अंदर लिखा हुआ है, सिटीजन के लिए हम सिक्योर रिजिलियंस साइबर स्पेस क्रिएट करेंगे ताकि वो जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, या वो कोई गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल लिंक कर रहे हैं या किसी और कंट्री के साथ में लिंक कर रहे हैं, अपना कंप्यूटर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर उनको रिजिलियंस सिक्योरिटी मिले। ठीक है, दूसरा हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, 2013 के अंदर बोला था। हम जो आगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखेंगे उसके अंदर बताई जाएंगी बॉडीज़ कहाँ से ओरिजिन होती हैं, ये हमारी पॉलिसी है। फिर पॉलिसी के बेस के ऊपर हम जैसे मान लो मिनिमाइज रिस्पॉन्स एंड रिकवरी टाइम एंड इफेक्टिव साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे बोला गया कि आपको साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन, जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, पहले अगर मान लो आपके ऊपर अटैक हो जाता है तो आप क्या रिस्पॉन्स दोगे, आपकी कौन कौन सी एजेंसी किस तरीके से रिस्पॉन्स देंगी उस अटैक को, वो सब चीज़ें हम मिनिमाइज़ करेंगे। टाइम ऐसा नहीं है, कोई भी अगर 3-4 एजेंसी के ऊपर अटैक होता है वो अलग अलग तरीके से उस अटैक का रिस्पांस दे रही हैं, तो उनको कोलैबोरेट कैसे करना है, उसके लिए कोई बॉडी होनी चाहिए। वो सब चीज़ें इसमें बताई गई कि हम ऐसा करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए और प्रोसिक्यूशन कैसे करवाई जाएगी फास्टर टू फास्टर, उस चीज़ के लिए हम
आगे प्रोविज़न करने वाले हैं, ठीक है। और प्रोटेक्शन करेंगे हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन की। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी कंट्री की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सोशल मीडिया का अकाउंट हैक हो जाता है तो वो कंट्री के लिए इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आपकी न्यूक्लियर सेटलमेंट, आपका बैंक और जो हमारा अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जैसे बैंक है, इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड अगर मान लो हमने कनेक्ट की हुई है इंटरनेट के साथ में, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जो कैमरे हमारे ट्रैफिक के उनको कनेक्ट किया, और स्मार्ट सिटी के अंदर कह रहे हैं कि हम सब कुछ स्मार्ट तरीके से यूज़ करेंगे, तो इंटरनेट ऑफ थिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है उन चीज़ों के अंदर। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है कोई थिंग है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, मतलब वो बातें करेंगी, मशीन आपस में बातें करेंगी इंटरनेट के थ्रू। जैसे मान लो आपके घर के अंदर, ये आपका घर है, आपने घर के अंदर कैमरा लगाया हुआ है, तो कैमरा क्या है? कैमरा इज़ अ थिंग, कैमरा एक थिंग है। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग का क्या मतलब है? ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा आपकी कंप्यूटर के अंदर जा रही है वो चीज़ें, आप बाद में जाके देख सकते हो उसको, लेकिन ये तो सिर्फ थिंग है। जब इंटरनेट ऑफ थिंग की बात आएगी तो उसका मतलब ये चीज़ आपसे कम्युनिकेट करेगी, आपके फ़ोन के साथ में कम्युनिकेट करेगी। है आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट है, इसके साथ भी इंटरनेट कनेक्शन है। जो ये रिकॉर्ड करने वाली, जो ये चीज़ें देखेगी, वो आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज भेजेगी, मतलब थिंग के साथ में इंटरनेट का कनेक्शन बन गया, तो इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। वैसे ही ट्रैफिक के अंदर अगर सभी कैमरे जो हैं जुड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ में, तो वो रिस्पांस दे सकते हैं, आपस में बातें करेंगे, एक कैमरा दूसरे से बात करेगा, वो सब चीज़ें आती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर। उसके बारे में डिटेल से देखेंगे आगे, लेकिन ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया। तो हमारे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, न्यूक्लियर सेटलमेंट, बैंक वगैरह, वहाँ पे चीज़ों को देखा जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई बॉडी बनाई जाएगी। तो वो बॉडी बना दी गई है क्योंकि ये हमारी पॉलिसी पुरानी है। फिर हम कॉपरेशन बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर, मतलब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट, अब साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा एरिना है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमारे बिजनेस आते हैं, बिजनेस भी हमारा कितना डाटा लेते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कंपनियाँ कितना डाटा लेती हैं, हमारे पास सिटीज़न आते हैं, सिटीज़न कितना यूज़ करते हैं इंटरनेट का। अगर उनको पता ना हो तो एक मालवेयर एक सिटीज़न के कंप्यूटर से गवर्नमेंट को अटैक कर सकता है, बिजनेस को अटैक कर सकता है। तो हम ऑल जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर का मतलब जिनको इस चीज़ से फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, ऑल द स्टेक होल्डर, उन सबको हम कंप्लीट कॉपरेशन के अंदर लेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे उन सब के बीच में, ताकि हम एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिर्फ आपके ऊपर थोपेगी कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे ताकि सबके अंदर जो है मतलब एक तरीके से कॉपरेशन की भावना पैदा हो, सब अपना जो स्टैंडर्ड है साइबर सिक्योरिटी का उसको इंक्रीज़ करें। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई कि ये सब चीज़ें हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट था फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव दैट कैन बी परस्यूड एट गवर्नमेंट लेवल, सेक्टोरल लेवल एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो बोली गई साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो बोली गई कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं डाटा की प्रोटेक्शन के लिए तो हम उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जैसा पहले माना जाता था सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर मोस्टली पब्लिक सेक्टर ज़्यादा काम करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। प्राइवेट सेक्टर फ्लेक्सिबल होता है, टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अगर फेल भी हो जाता है फिर भी गवर्नमेंट उसको फिर से रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर मेनली प्रॉफिट मोटिव पे होता है, तो उसको टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जल्दी से जल्दी करनी पड़ती है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों की बात की गई है इसके अंदर, और इसके अंदर बोला गया हम ऐसा फ्रेमवर्क परस्यू करेंगे जिसमें हम एक गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर, मतलब पूरी नेशनल लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन करेंगे, स्टेट लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन करेंगे, सेक्टोरल लेवल के ऊपर, डिफरेंट सेक्ट के ऊपर, मतलब जैसे डिफेंस का हमारा अलग सेक्ट है उस लेवल के ऊपर, फाइनेंस का अलग सेक्ट है उस लेवल के ऊपर। तो आगे जब हम इंस्टीट्यूशनल देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल क्या क्या फ्रेमवर्क हैं, इंस्टीट्यूशनल कौन सी बॉडी हैं, उनके अंदर आप देखोगे सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो 2017 के बजट के अंदर सर्ट बनाने की बात की गई थी फाइनेंस के लिए, ठीक है। ये पहले सर्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, 2004 के अंदर इसको बनाया गया था। तो ये थी हमारी ओवरऑल सर्ट, जो कि पूरा रिस्पॉन्स करेगी अगर साइबर अटैक होता है इंडिया के ऊपर। लेकिन किसी सेक्टोरल, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे होता है, अगर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक होता है, हमारे पास फाइनेंस के ऊपर अटैक होता है, तो उनके लिए हमारे पास डेडिकेटेड अलग सी टीम है उस अटैक का रिस्पॉन्ड करने के लिए। और नेक्स्ट था इसके अंदर जी, हम फिजिकल बेनिफिट देंगे प्राइवेट फर्म को। तो इसके अंदर बोला गया था जो प्राइवेट फर्म अच्छा अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगी, जो कस्टमर का डाटा है उसको प्रोटेक्शन देंगी, अपना जो साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, जो उनके स्टैंडर्ड हैं, जो इक्विपमेंट हैं, उनको अपडेट करके एक स्टैंडर्ड पे रखेगी, उनको फिजिकल बेनिफिट भी दिए जाएंगे। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूज़ की जाएगी साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। हम टेस्टिंग लैब इंश्योर करेंगे ताकि हम चेक कर सकें सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट बीइंग
यूज्ड इन द कंट्री। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी यूज़ किए जाते हैं, हम उनको चेक करने के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद उनको चेक किया करेंगे और उसके लिए लैब बनाएंगे एक, जहाँ पे चेक किया जाएगा कि या जो ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या उपलब्ध है, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड है, या वो जो मटेरियल है वो आउटडेटेड तो नहीं हो गया। क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी हर साल चेंज होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, डिफरेंट कंपनी नई नई चीज़ें लेके आते हैं। तो अगर आपके पास में बेस्ट इक्विपमेंट नहीं है जो कि आपके डाटा की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो फिर उसका जो साइबर ब्रीच है उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिल्डिंग इंडिजिनस सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर बात चली थी, जैसे इसके अंदर बोला गया था कि इंडिया मोस्टली 70% जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। तो जो चीज़ें ही चाइनीज़ इंपोर्ट कर रहा है उस चीज़ की सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? बोलने का मतलब इन चाइना इन द सेंस नहीं, मतलब जो फॉरेन से चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है उसकी सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? जो चीज़ बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही है उसकी क्या सिक्योरिटी की गारंटी है? क्या उन्होंने उसमें टेम्परिंग नहीं की हुई है? वो सब चीज़ें देखने के लिए तो बोला गया था कि हम इंडिजिनस तरीके से टेक्नोलॉजी बनाएंगे। एटलीस्ट जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट एजेंसी में इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रही हैं वो तो हम इंडिजिनस तरीके से बनाएं, ताकि उसके अंदर जो हमारी सिक्योरिटी है कंट्री की उसको हम उसमें ध्यान रखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को बेस्ट तरीके से बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर बोला गया था कि 5 लाख प्रोफेशनली ट्रेंड वर्कफोर्स बनाई जाएगी। और इसके ऊपर कंसर्न भी था उस टाइम कि मतलब किस टाइप से बनाई जाएगी ये जो हमारी फोर्स है, क्या ये अटैक करने के लिए बनाई जाएगी या जर्नल इनको सेंस जर्नल ट्रेनिंग इनको दी जाएगी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर। तो ये हमारी पॉलिसी होती है जिसके ऊपर प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी भी हो गई है। लेकिन जब भी मेंशन होता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, एडिटोरियल अगर आपके न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं तो आपको उन न्यूज़पेपर को स्कैन करना है, फिर आप उन न्यूज़पेपर को यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनके साथ में ऐड ऑन करना है। क्योंकि यूपीएससी एक काफ़ी मतलब डायनामिक सी चीज़ है, आपको अपडेट रहना पता है हर चीज़ों के साथ में, जो जो आपको एडिटोरियल आते रहते हैं। अब जब आप 2019 का मेंस लिखोगे उस टाइम तक और भी इसमें चीज़ें अपडेशन होंगी, तो वो सब चीज़ें आपको अपडेट करते रहना है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई नई चीज़ तो नहीं आ रही, बेसिक हम सारे कवर कर लेंगे। तो वो सब चीज़ें एडिटोरियल के माध्यम से आप नई नई नॉलेज लोगे हमारे साइबर सिक्योरिटी सेक्टर के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि हमें रिव्यू करना चाहिए इसको कि नहीं करना चाहिए। तो रिव्यू करने के लिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि लेटेस्ट की जो हमारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके अंदर उन्होंने 9-0 के बेंच से बताया हुआ है कि राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बना दिया हुआ है। मतलब इसका जो स्टेटस था, प्राइवेसी को इंश्योर करने का जो स्टेटस था, वो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटली मेंशन कर दिया हुआ है। तो हमें कोई ऐसी पॉलिसी चाहिए, जैसे डाटा सिक्योरिटी की पॉलिसी तो आ ही रही है, लेकिन अगर रिव्यू करने के अंदर लिखना पड़े आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप लिख सकते हो कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट बन चुका है अब। तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं बताई गई थी, जो हमारी पॉलिसी थी 2013 की, उस टाइम तो ये फंडामेंटल राइट नहीं था। तो अब इसके बारे में कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए जिसके द्वारा बताया जाए प्राइवेसी को कैसे इंश्योर किया जाता है। तो इसके अंदर इसका काउंटर व्यू आप ये भी लिख सकते हो कि अब हमारे पास जो ड्राफ्ट लॉ है उसके बारे में लॉ बन सकता है। अगर एक डेडिकेटेड लॉ ही बन जाता है डाटा प्रोटेक्शन के लिए तो फिर ये काम नहीं आएगा, लेकिन आपको वैसे भी पॉइंट बनाने होते हैं, क्वेश्चन लिखना होता है, तो उसके लिए पॉइंट्स बनाने ही पड़ते हैं इधर उधर से। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2013 और 2018 के बीच में काफ़ी फ़र्क है। हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती रहती है। आजकल क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी एडवांस हो रही है। तो अटैक जो हैं अब ह्यूमन के द्वारा, पहले तो एक ह्यूमन अटैक कर देता था, अब ह्यूमन के भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनने लग गई हैं इनकी। ठीक है, जो हैकर होते हैं वो जो इंटरेस्टेड हैं उस काम के अंदर वो सारे ग्रुप बना रहे हैं अपने। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर अटैक किया जाता है तो साइबर पॉलिसी के बारे में हमने क्या देखा, क्या होती है, ये बताती कंसर्न क्या क्या है। अब अगर इनको कंसर्न पता ही नहीं होंगे लेटेस्ट वाले, तो फिर ये उसके बारे में डायरेक्शन कैसे दे सकती हैं गवर्नमेंट को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेलिंग गलत है, इंटरनेट ऑफ थिंग पेनिट्रेट कर रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, डिजिटल इंडिया को इतना बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। तो ये सब कंसर्न जो थे मेंशन करने होने चाहिए अब लेटेस्ट पॉलिसी के अंदर, और इनके सॉल्यूशन भी बताने चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक डेडिकेटेड फोर्स भी होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए जो कि अटैक कर सके। मतलब जैसे आर्मी होती है हमारे पास, ठीक है, नेवी होती है, वैसे ही हमारे पास एक डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, जो कि मेनली इसी काम के ऊपर रिसर्च करे। और कभी भी अगर अटैक होता है, जैसे मान लो आजकल जो डायरेक्ट अटैक होते हैं वो तो काफ़ी कम होते हैं, कंट्रीज़ के बीच में जो अटैक होते हैं एक दूसरे के ऊपर वो तो काफ़ी कम है, लेकिन साइबर अटैक दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने जब स्टार्ट की थी हमारी लेक्चर सीरीज की साइबर सिक्योरिटी की, तो हमने देखा था हमारे ऊपर 35% अटैक तो चाइना से हो रहे हैं। तो आपको इसके लिए फोर्स भी चाहिए, हो सकता है बाद में साइबर वॉरफेयर ही लेटेस्ट रूप ले ले वॉरफेयर का, जर्नल जो वॉरफेयर रहता है वो हो ही ना।
तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पॉलिसी को अपडेट करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बचता है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर आपको कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूछने के लिए भी नहीं आएगा, लेकिन वो इसलिए बताया हुआ कि अगर आता है आपको क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा जाता है कि क्या क्या फ्रेमवर्क है, इंडिया के पास कौन कौन से लॉ हैं साइबर सिक्योरिटी से लड़ने के लिए, और इंडिया को क्या आगे वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं आगे। तो चैलेंजेस तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको तीनों के बारे में लिखना है, ये तीनों लॉ। फिर आईपीसी के भी हमारी कई धाराएं हैं चीटिंग करने के लिए, बट उनके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, हम लॉ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कितना इनफ होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे टैकल हो जाती हैं। कंपनी लॉ एक्ट के अंदर भी कॉर्पोरेट को डायरेक्शन दी हुई है, आपको डाटा की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, पेनल्टी वगैरह बताई हुई है। तो वो सब से थे, तो उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था आईटी एक्ट, और फिर हमारा नेशनल पॉलिसी फॉर साइबर सिक्योरिटी 2013, और कंपनी एक्ट जो कि मतलब कुछ भी नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए। तो कंपनी एक्ट के अंदर भी बताया गया है, कॉर्पोरेट को डायरेक्शन दी गई है कंपनी एक्ट के अंदर। तो आज हम इंस्टीट्यूशनल मेजर के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। एक तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए, हम गवर्न करते हैं आईटी एक्ट जो हमारा 2000 है उसके बेस के ऊपर, जो हमारे इंटरनेट और ई कॉमर्स वगैरह है उसको गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे पास कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए डॉक्ट्राइन नहीं है, जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जिसके अंदर हमने बोला है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, हम जो है किसी भी देश के ऊपर फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से हमारी कोई साइबर डॉक्ट्राइन नहीं है कि हमारे ऊपर अगर कोई स्टेट जो है अटैक करती है, साइबर वॉरफेयर होता है, तो हम उसमें कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, हम उस पर्सन को, उस स्टेट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो सब चीज़ें हमने क्लियरली स्टेट नहीं की हुई हैं। नेक्स्ट है, साइबर जो है वो हमारा 5th डायमेंशन ऑफ वॉर आता है। तो पहले 4 जो डायमेंशन है उसके अंदर हमारे आ जाते हैं, लैंड आ जाता है, सी आ जाता है, स्पेस और एयर। तो ये हमारे 4 डायमेंशन है, और 5th डायमेंशन बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी को, ठीक है, साइबर जो अटैक होते हैं। तो साइबर स्पेस के अंदर, इंटरनेट स्पेस के अंदर भी अटैक किए जा सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर के अंदर यही मोर प्रिवेलेंट होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा कि लैंड, सी, एयर, स्पेस, ये मतलब काफ़ी, जब से न्यूक्लियर बॉम्ब आए हुए हैं तब से काफ़ी कम सुनने में आते हैं कि इस टाइप की वॉर हो जाती है कोई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल जो हमारे पास फ्रेमवर्क हैं, हमारे पास कोई बॉडीज़ हैं जो कि हमें हमारे साइबर स्पेस को सुरक्षित रखती हैं, उस टाइप की कोई अगर हमारे पास बॉडी है तो उनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आईटी एक्ट के बारे में देखा था, जिसको 2000 के अंदर बनाया गया था। अब फिर 2004 के अंदर ज़रूरत महसूस होती है कि हमारे पास कोई बॉडी होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर बॉडी जो कि मेनली डेडिकेटेड हो साइबर रिस्पांस किस तरीके से दिया जाएगा। मतलब अगर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर रिस्पांस करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई टीम होनी चाहिए। बेसिकली यूएन के अंदर डिस्कशन हुई थी ये, तो उसके अंदर बातें सामने आई थी, जैसे 1996 के अंदर मैंने लॉ बताया, उसके बेस के ऊपर फिर हम आईटी एक्ट लेके आते हैं। तो वहीं पे डिस्कशन हुई थी कि देशों को अपने लिए एक सर्ट की टीम बनानी चाहिए। सर्ट का मतलब कंप्यूटर के लिए इमरजेंसी में, अगर कंप्यूटर में इशू आ जाता है, कंप्यूटर के लिए इमरजेंसी में रिस्पांस के लिए टीम बनानी चाहिए। तो उसी को हमने कॉपी किया और सर्ट इन बना दी, मतलब इंडिया के अंदर कंप्यूटर इमरजेंसी के टाइम में रिस्पांस करने वाली टीम। तो इसको बनाया जाता है 2004 के अंदर में। और ये किस चीज़ के लिए थी, ये प्रोवाइड करवाएगी अर्ली वार्निंग। अगर अटैक हो जाता है तो ये अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करवाएगी, और रिस्पॉन्ड कैसे करना है उस वार्निंग के तौर के ऊपर। अगर मान लो किसी बैंकिंग सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अटैक हो जाता है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन वार्निंग प्रोवाइड करवाएगी ये हमारी बॉडी, और उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो ये बॉडी हमारे लिए काम करने वाली है, ठीक है। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के लिए अंडर आएगी, और इसके अंदर ही हमारा डिजिटल इंडिया का मिशन आता है, ठीक है। जो भी काम किए जाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, वो सब इसके अंदर आएंगे। तो जो सर्टिन है वो भी हमारी इसी मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, ऑपरेट करती है 24/7, क्योंकि साइबर अटैक तो कभी भी हो सकते हैं, तो ये 24/7 वर्क करती है। इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये काम अर्ली वार्निंग और रिस्पॉन्स वगैरह कैसे प्रोवाइड करते हैं वो काम करती हैं। तो इसके अंदर कौन सी आती हैं, पहले इसका काम देख लेते हैं और डिटेल के अंदर। तो ये बेसिकली मतलब सेम ही पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया है एक बार में, वही घुमा फिरा के लिखे हुए हैं। ये कलेक्ट करेगी इन्फॉर्मेशन, एनालाइज करेगी, और अगर कोई मतलब साइबर इंसिडेंस होता है तो उस इन्फॉर्मेशन डिसएमिनेट करने का काम भी करेगी, मतलब इन्फॉर्मेशन को फैलाने का काम भी करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोरकास्ट, और अलर्ट करेगी साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स होते हैं तो पूरे सिस्टम को और पीपल्स को अलर्ट करेगी। इमरजेंसी मेजर किस तरीके से लेंगे अगर साइबर अटैक हो जाता है, वो सब चीज़ें देखेंगी। और एक कोऑर्डिनेशन के अंदर रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं वो सब चीज़ें देखेंगी, क्योंकि मान लो आपके डिफेंस के अंदर अटैक होता है, फाइनेंस के अंदर अटैक होता है,
अब ये दोनों अपने अपने हिसाब से सेम प्रोसीजर फॉलो करके सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करने की सोच रहे हैं, तो उसमें तो रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है हमारी। तो इन दोनों को कोलैबोरेट करके सर्ट हमारी अटैक का रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो इसके लिए कहा जाता है इसको कोऑर्डिनेशन ऑफ साइबर इंसिडेंस रिस्पांस एक्टिविटी। और ये गाइडलाइन वगैरह इशू करती है, हमारे कॉर्पोरेट के लिए गाइडलाइन बताएगी, गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी, वल्नरेबल नोट्स, वाइट पेपर, किस चीज़ के लिए ये बताएगी, आपके स्टैंडर्ड किस तरीके से होने चाहिए, आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए अगर ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कंपनीज वगैरह इंडस्ट्री को बताएगी, वो सब चीज़ें ये जारी करने का काम करती है हमारी सर्टिन। और इसके अंदर भी कुछ बॉडी आती हैं, जैसे एक आता है हमारे पास नेशनल वॉच एंड अलर्ट सिस्टम, तो ये हमारा सर्टिन के अंदर आता है। 24/7 ये क्या करेगा, रैंडमली गवर्नमेंट के जो नेटवर्क होते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह या गवर्नमेंट की बैंकिंग साइट वगैरह, उनकी जो मिनिस्ट्रियल साइट्स हैं, उन सबको स्कैन करता रहेगा रैंडमली 24/7। और अगर कोई इशू आता है उसके अंदर में, तो ये सर्टिन को इन्फॉर्म करेगा और सर्टिन फिर हमारा उसके लिए वार्निंग वगैरह जारी करेगा। इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर आती है, वो आती है नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अश्योरेंस प्रोग्राम। तो नीशैप ये आता है सर्टिन के अंदर। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है गवर्नमेंट के अंदर और क्रिटिकल जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं। क्रिटिकल हमने सेक्टर कल देखे थे, जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो हमारी देश है, किसी भी देश की सोवरेनिटी के लिए और उस देश की मतलब जो भी मेन सिस्टम होते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हो गई, डिफेंस आ गया हमारा, अदर जो फाइनेंस है जैसे GSTN का नेटवर्क आ जाता है, आयुष्मान भारत अगर लॉन्च हो जाती है तो ये भी काफ़ी बड़ी स्कीम होगी, काफ़ी बड़ा IT का इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो ये आते हैं क्रिटिकल सेक्टर गवर्नमेंट के। तो इन सेक्टर में अवेयरनेस फैलाती है ये कि आपको किस स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए आपके पास में सिक्योरिटी के, और अवेयर करवाएगी इनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर हाइजीन के बारे में। तो ये सब काम करने के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अश्योरेंस प्रोग्राम, जो कि है हमारी सर्टिन के अंदर। सर्टिन आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास सेक्टोरल सर्ट भी है। एक सर्टिन तो हमारा ऑल ओवर है, पूरी कंट्री के लिए अगर कोई बात होती है तो कोऑर्डिनेटेड वे में रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन हमारे पास पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी सर्ट बनाए हुए हैं। जैसे अगर डिफेंस के लिए अटैक हो जाता है तो डिफेंस में एक अलग टीम होगी डेडिकेटेड, जो कि रिस्पॉन्ड करेगी इमरजेंसी सिचुएशन में। और फाइनेंस के लिए हमारे पास एक टीम है जो कि रिस्पॉन्ड करेगी सिचुएशन के अंदर जब साइबर अटैक होता है। तो ये सेक्टोरल सर्ट बोलते हैं इनको। और जो हमारे पास एक सर्ट है वो ऑल ओवर सर्ट है। सर्ट का मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो अगर अटैक होता है तो इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करने वाली टीम। तो एक ऑल ओवर इंडिया है और ये सेक्टोरल है, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। तो हमने 2013 की पॉलिसी के अंदर उसके अंदर बोला गया था कि आप जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है अपनी उसको बचाओ पहले। ठीक है, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, हमारे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं, जो हमारा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आते हैं, बैंकिंग सिस्टम आता है हमारा, अदर हमारी जो स्कीम्स वगैरह आती हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी आ जाती है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी बना दी गई है, एक सेंटर बना दिया गया है। 2013 की पॉलिसी के हिसाब से इसको बनाया गया है। आई थिंक 2015 के अंदर बनाया गया था। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। 2000 का जो एक्ट है, IT एक्ट, उसके अंडर इसको रखा गया है। न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है इसका। और ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है, ये बनाई गई है जो आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सबको सेफ रखने के लिए, उसके लिए स्पेशल बनाई हुई है। क्योंकि अगर फेसबुक का अकाउंट हैक होता है तो उसका उतना बड़ा इशू नहीं है, बैंक के अंदर अगर हैकिंग होती है उसका जितना बड़ा इशू होगा। तो उसको टैकल करने के लिए बनाई गई है हमारे पास नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। और ये हमारा पास आता है NTRO के अंदर। किसके अंदर आ रहा है, NTRO मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये आती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंडर, मतलब डायरेक्टली PMO के अंडर आती है ये। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है हमारे प्रेजेंट के अंदर, और NTRO क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का नाम आप बताओगे। और NTRO हमारी संस्था आती है जिसका फुल फॉर्म है हमारे पास नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका बेसिकली काम क्या है, ये आती है हमारी बेसिकली आती है रॉ के अंडर। ठीक है, वैसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं लेकिन रॉ के अंडर आती है प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर ये काम करती है रॉ एक्सटर्नल, जो हमारे पास इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती है। ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करने के काम आती है। मतलब टेक्निकल रिसर्च का मतलब होता है आपने टेक्निकल तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। जैसे इंडिया के अंदर हमारे पास ये बॉडी है, इसका मेन काम ये होगा कि जो
हमारी जो नेबरिंग कंट्री मतलब जो दुश्मन देश होंगे उनके पास में कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, वो कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कहाँ से इंपोर्टिंग की जा रही है उनके पास में अगर साइबर सिक्योरिटी से क्वांटम कंप्यूटर, सैटेलाइट नेविगेशन, अदर जो थिंग है, मतलब उनसे कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा इंडिया को हार्म हो सकता है। अब बाद में अटैक चल पड़ा और इंडिया के वो कुछ ऐसे अटैक कर रहे हैं जिसका इंडिया को पता ही नहीं है कि उनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी भी है या नहीं है। वो सब चीज़ों को मॉनिटर करने का काम किया जाता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अंडर आता है जैसे सैटेलाइट वगैरह का डाटा ये एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं जैसे ओशियनो सेट है हमारे पास, कार्टो सेट, उन सब का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा इंटरनेट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से डाटा वगैरह, और ये कम्युनिकेशन की जो लाइन होती है उनको ट्रैप कर सकते हैं। तो इनका बेसिकली मतलब होता है अब दुश्मन देश के बारे में पता करना है कि उनके पास में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कहाँ से वो ले रहे हैं, कहाँ पर डेवलप की जा रही है, तो ताकि सब इन्फॉर्मेशन जो है आर्मी को दी जा सके वो, ठीक है। तो ये सब काम करने का काम करता है हमारा NTRO, और ये हमारा आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंदर, और प्रैक्टिकल फॉर्म में जो रॉ हमारी एजेंसी आती है उसके अंडर ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और इंटरनल इंटेलिजेंस टेक्निकल गैदर करने में काम करता है। फिर हमारे पास आता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो NIC आपने सुना होगा, हर कहीं जहाँ भी बात चलेगी, जहाँ पे गवर्नमेंट का डिजिटल इनिशिएटिव आएगा NIC का नाम आएगा ही आएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये आता है हमारे पास पोर्टल है NIC, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर। इसका की रोल है E-गवर्नेंस के अंदर, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट इनके द्वारा मैनेज की जाती हैं। government.in वो मैनेज की जाती हैं, उसको बनाया जाता है। और मतलब बेसिकली जो भी प्रोग्राम है स्टेट के बीच में, नेशनल के बीच में, डिस्ट्रिक्ट के बीच में, मैसेजिंग होगी, अगर किसी सर्विसेज के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे मान लो कोई हमारा जैसे कुदनकुलम का प्लांट था, उसको जब उसका उद्घाटन करना था, मतलब उसको स्टार्ट करना था, उस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। तो रशिया के साथ में कनेक्ट किया जाता है, व्लादिमीर पुतिन और मिस्टर मोदी, वो सब जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, तो वो सब जो काम होता है, मतलब बेसिकली जो इंटरनेट से रिलेटेड काम है, डिजिटल जो सारा काम है, वो ये संभालते हैं NIC, ठीक है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट को रन करते हैं। तो ये सारा काम किया जाता है इनके द्वारा। डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की जा रही है, जो डिजिटल काम है हमारा सारा, हमारे एजुकेशन के पोर्टल वगैरह, वो सारा काम मैनेज करने का काम किया जाता है हमारा NIC के द्वारा। तो इसको मान सकते हो आप कि ये बैकबोन है हमारी E-गवर्नेंस, जो हमारी पॉलिसी है जिसके अंदर हम E-गवर्न कर रहे हैं पूरे कंट्री को, उसके अंदर बैकबोन है जो कि सपोर्ट कर रही है हमारी सेंटर को, स्टेट को, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, वो सब चीज़ें ये हमारा मैनेज करती है, ठीक है। और ये इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए डाटा सेंटर भी एक्ट करती है, डाटा वगैरह स्टोर किया जाता है। तो सारा काम इसके द्वारा देखा जाता है NIC के द्वारा। तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बॉडी बनाई थी गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर जिसका नाम था नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो नेशनल NIC के लिए भी एक सर्ट बना दी, एक सर्ट इन है, दूसरा डिफेंस के लिए हमारे पास, तीसरा हमारे पास सर्ट फिन है जो कि फाइनेंस के लिए बनाई हुई है, एक हमारे पास सर्ट है जो कि बनाई गई है किस चीज़ के लिए, NIC। तो NIC जो काम करती है, मैंने काम आपको बता दिए, मैसेजिंग वगैरह सर्विसेज, गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो E-गवर्नेंस के लिए सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट हमारी, उन सबको मैनेज करना, वेबसाइट को मैनेज करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर करोगे, डाटा जो सेंटर होते हैं वो सब काम, और गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव है उन सबको काम ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाता है NIC के द्वारा। तो NIC जो भी काम कर रही है, गवर्नमेंट के लिए जो भी काम कर रही है, उन सबको बचाने के लिए, उन सबको साइबर अटैक से बचाने के लिए, और उनके जो अगर अटैक आता है तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास ये बॉडी हमारे लिए बनाई गई है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये सेम पढ़ लिया हमने कि डेडिकेटेड बॉडी डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, मिटिगेट करना है इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक बाय मॉनिटरिंग डाटा एक्सेस, हर प्लेटफॉर्म पे डाटा वगैरह मॉनिटर करना है, आपको प्रिडिक्ट करना है पहले से, अगर अटैक आने वाला है कोई उसमें रिस्पॉन्ड करना है, तो वो सब काम करेगी हमारी ये बॉडी। तो ये जो है सर्टिन के साथ में कांटेक्ट में रहेगी और उनके साथ कोलैबोरेशन के अंदर काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक बॉडी आती है, ये नॉन प्रॉफिट बॉडी है, मतलब एक तरीके से ट्रेड एसोसिएशन है। जिस तरीके से एसोसिएशन होती है अपने हक की डिमांड करने के लिए, उस तरीके से बनाई गई है। और किसने बनाई हुई है, तो इंडिया के अंदर 3 सेक्टर आते हैं हमारे पास, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा हमारे पास आता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के द्वारा इसको बनाया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो सर्विस कंपनी सब साथ में मिलकर आई हुई है, उन्होंने एक ट्रेड यूनियन बनाई हुई है। तो ये ट्रेड एसोसिएशन है जो कि IIT, हमारे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो है, मतलब एक तरीके से आप समझो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, ये सब लोग साथ आए हुए हैं। इन्होंने 1988 के अंदर ये बॉडी बनाई हुई है नेस्कॉम,
और ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। ये क्या करती है, बात करती है गवर्नमेंट में, जब पॉलिसी मेकिंग करती है गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर के लिए, तो उसके अंदर लॉबिंग वगैरह करनी होती है। ट्रेड एसोसिएशन है तो काम करेगी अपने हित के लिए, और थोड़ा सोसाइटी के लिए भी काम करती है। सोसाइटी के लिए जो भी नई इनोवेशन लेके आनी होती है, सोसाइटी के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करना, उस काम को पुश करने के लिए इस बॉडी का निर्माण किया गया है। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का अगर सरप्लस आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही खर्चा जाता है। और ये सस्टेनेबल इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए काम करती है, ताकि सर्विस इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अच्छे से काम कर सके। उसके लिए लॉबिंग वगैरह करेगी पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, और नई नई टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करेगी ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। और नेस्कॉम का एक इनिशिएटिव आता है जिसको बोलते हैं साइबर लैब। नेस्कॉम का इनिशिएटिव है और इसको मैनेज किया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, मतलब गवर्नमेंट और नेस्कॉम दोनों मैनेज करते हैं साइबर लैब को। तो साइबर लैब का बेसिकली क्या मतलब है, साइबर लैब का मतलब है जैसे जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, उसके अंदर पुलिस की एक्सपर्टाइज नहीं होती, तो उसके लिए आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, तो उसके लिए साइबर लैब बनाई हुई हैं। तो ये लैब रजिस्टर कर सकती हैं केस, पुलिस से परमिशन लेने के बाद रजिस्टर कर सकती हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं केस को, अगर उसमें साइबर क्राइम इन्वॉल्व है। पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए बनाई गई हैं बेसिकली, ठीक है। और ये प्रोवाइड करेंगी, ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाएंगी पुलिस ऑफिसर को, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, प्रोसिक्यूटर्स को, मिलिट्री पुलिस ऑफिसर, बैंक ऑफिसर, इनको अवेयर भी करेगी और इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी आपको किस तरीके से साइबर अटैक होते हैं उनको टैकल करना चाहिए। तो ये हमारे पास आता है साइबर लैब। फिर हमारे पास आता है एक साइबर स्वच्छता केंद्र। तो साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये बनाया गया कॉमन पर्सन के लिए, जो भी हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं उनके अंदर वायरस होता है, मालवेयर मतलब एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और हमारा बॉटनेट मतलब जिस कंप्यूटर के ऊपर जो अटैकर है उसने कंट्रोल कर दिया है, उसके अंडर काम कर रहा है वो, तो बॉटनेट को क्लीन कर सकता है। ये मालवेयर को एनालाइज करके क्लीन करने के लिए सेंटर बनाया गया है साइबर स्वच्छता केंद्र। तो यहाँ पे आपको एंटीवायरस मिलेगा, यहाँ पे टूल्स वगैरह बताए हुए हैं, उनके द्वारा जो पर्सन है उनको डाउनलोड करके यहाँ पे स्कैन कर सकता है अपने कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये हमारे लिए सिक्योर साइबर स्पेस क्रिएट करने के लिए, बॉटनेट इन्फेक्शन इंडिया के लिए, उनको क्लीन करने के लिए इसको बेसिकली बनाया गया है। और इसको ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा, सर टीम के द्वारा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के द्वारा। 2000 जो IT एक्ट है उसके प्रोविज़न के अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो आप भी यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हो उसको, साइबर स्वच्छता केंद्र को। तो इस टाइप का दिखेगा हमारा इनिशिएटिव। तो डिजिटल आर्मी इनिशिएटिव के अंदर बेसिकली डिजिटल एंड ऑटोमेट प्रोसीजर सर्विसेज फॉर इंडियन आर्मी, डेडिकेटेड क्लाउड डिजिटल लॉकर फॉर डिफेंस पर्सनल। तो इसके अंदर जो आर्मी है उसको डिजिटल बनाने की बात की जा रही है, मतलब जो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उन सबको आप जो है ऑनलाइन मीडियम में स्टोर करोगे। जो सॉफ्टवेयर आपको जो था आर्मी के लिए यूज़ होते हैं उनकी वेरियस प्रोसेसेस के लिए, एक इंटरनल इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह, या हमारी पेंशन होता है उनकी सैलरी वगैरह, उन सबको ऑपरेट करने के लिए जो काम होते हैं उनको डिजिटली किया जाएगा, और उनके लिए एक डेडिकेटेड क्लाउड बनाया जाएगा। डेडिकेटेड का मतलब सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, और क्लाउड का मतलब हम आगे समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है। तो क्लाउड बेसिकली आगे देख ही लेते हैं इसको। क्लाउड को एक मेघराज है, वो भी सेम इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके द्वारा एक नेशनल क्लाउड क्रिएट किया जा रहा है। ये हमारा डेडिकेटेड क्लाउड आर्मी के लिए है, ये हमारा गवर्नमेंट के लिए, सेंटर स्टेट के लिए मेघराज का इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर होस्टिंग ऑन इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डाटा रेदर देन लोकल सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इंटरनेट क्या चीज़ होती है। इंटरनेट का मतलब होता है कनेक्टेड हैं चीज़ें, किस चीज़ से, ऑप्टिकल फाइबर, आपके जो टावर वगैरह लगे हुए हैं। तो इंटरनेट का क्या मतलब, मान लो ये हमारी दुनिया है पूरी, ठीक है, ये मान लो कोई सिटी है, ये जैसे दिल्ली है, अगर इसके अंदर आपने इंटरनेट बोलना है, किसी सिस्टम को इंटरनेट बोलना है, तो आप कौन से सिस्टम को बोलोगे, आप यहाँ पे लाइनें बिछा दोगे, ठीक है, लाइनें बिछाओगे और उसके द्वारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है इधर उधर, उसको आप इंटरनेट बोलते हो। वैसे ही आपने समुद्र में लाइनें बिछा बिछा के कंट्रीज़ को जोड़ा हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज़, तो उसके बाद आपका इंटरनेट बन चुका है, ठीक है। बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं ज़मीन के नीचे, उन्हीं को साथ में जोड़ के उसी को इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट का मतलब है डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है, कंप्यूटिंग का मतलब हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं इसके अंदर में, कंप्यूटर के द्वारा कोई प्रोसेस की जा रही है, या आप कुछ स्टोर करोगे तो वो क्लाउड के अंदर होगी, मतलब वो ऐसे प्लेस के ऊपर की जाएगी जिसको आप अलग अलग प्लेसेस के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। अगर मान लो आपके फ़ोन के अंदर कोई मैसेज है, आपने किसी को मैसेज भेजा, उसके बाद क्या आप किसी और फ़ोन से उस मैसेज को एक्सेस कर सकते हो, मतलब आपका ही फ़ोन है या आपका एक फ़ोन है, उसके द्वारा आप कंप्यूटर के ऊपर बैठोगे अपने फ़ोन का मैसेज एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके फ़ोन के अंदर ही स्टोर है। लेकिन क्लाउड का मतलब ये है कि आप किसी और जगह पे उसको स्टोर करोगे, मतलब एक सर्वर,
कहीं और जगह पे एक स्टोरेज है, वहाँ पे आप उसको स्टोर कर रहे हो। उसके बाद जैसे मान लो आपकी जीमेल है, जीमेल सबसे सिंपल एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जीमेल जो होती है, आप जीमेल को फ़ोन पे जो आप ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो उसके थ्रू ऑपरेट कर लेते हो, लेकिन क्या वो आपकी ऐप के अंदर स्टोर हो रही हैं चीज़ें? जो आपके मैसेज होते हैं क्या वो आपकी ऐप के अंदर होते हैं? ऐप सिर्फ एक इंटरफेस के तौर के ऊपर काम करती है। जो स्टोरेज होती है वो किसके पास जाती है? गूगल के पास। गूगल के पास बड़े बड़े सर्वर हैं, वो स्टोर करते हैं। आप अपने फ़ोन पे चलाओ या आप पीसी पे चला लो, जो मैसेज आपने यहाँ पे किया होगा वो यहाँ पे भी आपको वैसा ही दिखेगा, क्योंकि डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है? दूसरी लोकेशन के ऊपर। तो इसको बोलते हैं क्लाउड, मतलब किसी और प्लेस के ऊपर किया जा रहा है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने इसी यहाँ पे आपको मतलब सिस्टम चाहिए जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जा रहा है, तो अगर ये फ़ोन ख़राब हो गया तो ये तो ख़त्म हो जाएगा आपका डाटा, मैसेज वगैरह। लेकिन अगर क्लाउड के अंदर स्टोर है, जैसे जीमेल है आपकी, जिसको आप हर जगह से ऑपरेट कर पा रहे हो, तो वो आप उस डाटा का यूज़ कर पाओगे। इसका अनदर एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का गूगल ड्राइव, जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हो। अगर आपका फ़ोन ख़राब भी हो जाता है या लैपटॉप ख़राब हो जाता है, तो गूगल ड्राइव के अंदर जो होगा वो आपको गूगल के सर्वर के अंदर स्टोर है, मतलब जहाँ पे भी उनका सर्वर होगा, कैलिफोर्निया के अंदर अदर जो प्लेसेस होंगे वहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। जब आपको वो ज़रूरत होगी आप इंटरनेट ऑन करोगे और उसको वहाँ से ले लोगे। एक और एग्जांपल इसका आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली एक बेसिक प्रोसेस होती है। मान लो हमने फ़ोटो एडिट करना है, तो फ़ोटो एडिट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपके फ़ोन में फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर है, आपने उससे एडिट किया, आपका काम चल पड़ेगा। लेकिन मान लो कि फ़ोटो एडिटर सॉफ्टवेयर मान लो आपके फ़ोन में प्रेजेंट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है वो, या मतलब आप उसको डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीके से फ़ोटो कैसे एडिट होती है? ऑनलाइन आप एडिट कर सकते हो उसको। ऑनलाइन एडिट करने के लिए आप उसको अपलोड करोगे एक साइट के ऊपर, मतलब एक पर्सन ने आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उसके ऊपर आप अपलोड कर रहे हो। उसकी प्रोसेस, उसके पास सॉफ्टवेयर है जिससे अपडेट जो आपने फ़ोटो अपडेट करना है, मतलब अपना जो फ़ोटो है उसको एडिट करना है, उसके पास प्रोसेस है, आप उसका यूज़ करोगे, एडिट करोगे और खुद डाउनलोड कर लोगे। तो मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस है वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी और से यूज़ करके उस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज़ कर रहे हो। उसको बोलते हैं क्लाउड, मतलब किसी और प्लेस के ऊपर, वो आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं है। एक डेडिकेटेड कहीं और जगह सर्वर होगा या स्टोरेज होगी। स्टोरेज का कंसेप्ट आता है गूगल ड्राइव के अंदर। जब आपने कोई चीज़ अपलोड कर दी वहाँ पे, उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आपके पास में कंप्यूटर, आप किसी और कंप्यूटर से अपनी आईडी से लॉगिन कर रहे हो। जो हमारी होस्टिंग होती है साइट्स वगैरह के लिए होस्टिंग की जाती है, वो भी उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके अंदर भी नाम आता है, क्लाउड होस्टिंग की बात आती है उसके अंदर, क्योंकि जो पर्सन होस्ट कर रहा है आपकी वेबसाइट है, ठीक है, अब उसके अंदर पर्सन हो सकता है। अगर आप सिर्फ खुद उसको चला रहे हो अपनी वेबसाइट को, तो आपके पास में एक सर्वर होना चाहिए, मतलब एक कंप्यूटर होना चाहिए जो एज ए सर्वर आपके पास में एक्ट करेगा, दूसरे पर्सन आपसे जुड़ेंगे। तो आप अगर सो भी गए उसके बाद भी आपको ऑन रखना पड़ेगा सिस्टम। तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप क्या करते हो, किसी और को होस्टिंग दे देते हो, मतलब वो पर्सन उसके पास में डेडिकेटेड चीज़ें हैं और अदर पर्सन उससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी भी आपको पता नहीं चला क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है, तो हम जब आईसीटी वाला चैप्टर देखेंगे, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, उसके अंदर इसके टाइप वगैरह, तो उसको डिटेल से देख लेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब। तो बेसिकली आर्मी के अंदर भी बात हो रही है। अगर आर्मी के अलग अलग जगह पे हेडक्वार्टर है, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर आपको प्रोसेसेस करनी है तो आपको यहाँ पे भी आपके पास में स्टोरेज का स्पेस चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको जिनके द्वारा फंक्शन किया जा सके। यहाँ पे भी सेम चीज़ें आपको चाहिए, मतलब आपको डबल डबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जब आप प्रोटेक्शन करोगे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। जब आप इसको रिनोवेट करोगे, रिपेयर करोगे, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, थोड़े टाइम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एक जगह पे डेडिकेटेड आपने सर्वर लगाया, वहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह की सुविधाएं सब उपलब्ध हैं। ये पर्सन भी सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा वहाँ पे इंटरनेट से एक्सेस कर सकता है उस सॉफ्टवेयर को। तो ये बात की जा रही है डिजिटल आर्मी इनिशिएटिव के अंदर। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्लैरिटी नहीं आई अभी, तो बाद में देख लेंगे इसको आईसीटी के चैप्टर में और डिटेल से देख लेंगे। ये जो हमारे पास डिजिटल आर्मी इनिशिएटिव है, ये आता है अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा ही सेम इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको मेघराज कहते हैं, जो कि नेशनल क्लाउड इनिशिएटिव है, विच प्रोवाइड एज सिक्योर यूनिफाइड साइबर स्पेस फॉर शेयर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्विसेज की जाती हैं उनके लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा। बेसिकली ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है। जो भी अगर सॉफ्टवेयर अलग अलग हमारे गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड करवा रहे हैं, अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे एक सॉफ्टवेयर को, स्टोरेज वगैरह स्पेस को, वो सब एक ही प्लेस को यूज़ कर लेंगे। अलग अलग जगह पे उनको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हमारा मेघराज आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो हमारी 2013 की जो पॉलिसी थी, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, उसके अंदर बोला गया था एक ऐसी बॉडी बनाओ जो कि कोऑर्डिनेट कर सके
साइबर जो अटैक होते हैं वो कोऑर्डिनेट कर सकें। ऐसा नहीं आपकी अलग अलग एजेंसी जो है साइबर अटैक से अलग अलग तरीके से लड़ रही हैं और रिसोर्सेज को वेस्ट कर रही हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तरीके से किस तरीके से हम साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अटैक से बच सकते हैं, वो सब चीज़ें बनाओ। तो इसको बनाया गया है IT एक्ट 2000 के अंडर, और ये जो हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इंडिया CERT-इन, उसके अंडर इसको बनाया गया है। ये करेगी, स्कैन करेगी इंटरनेट ट्रैफिक को और रिकॉग्नाइज करेगी रियल टाइम के अंदर थ्रेट को, मतलब हमें कोई साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट तो नहीं है। और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट करेगी डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी में। ऐसा नहीं आपकी रॉ जो है वो कुछ और काम कर रही है, ठीक है, IB कुछ और काम कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कुछ और तरीके से रिएक्ट कर रही है। ये सब से जो डिटेल्स होंगे उन सबको लेके कोऑर्डिनेट करेगी, ताकि एक अच्छे कोऑर्डिनेटिव वे में हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ साइबर अटैक से, ठीक है। तो ये हमारा काम है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। फिर इसके बाद हमारे पास आती है एक बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो ये हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्राइम कमिटेड बाय इंटरनेट। मतलब ये हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेड पहली ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो अगर आपको कोई पूछेगा बुडापेस्ट कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको बताना है इंटरनेट से, मतलब साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है इसके द्वारा। और ये काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा जो है इसको ड्रॉ किया गया था उस टाइम। तो काउंसिल ऑफ यूरोप मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है, ऐसे ह्यूमन राइट के लिए वर्क कर लिया, डेमोक्रेसी, इस तरीके से काम करती है काउंसिल ऑफ यूरोप। नेक्स्ट बात आती है कि ये 2004 के अंदर फोर्स में आ गई थी। 56 इसके मेंबर हैं, US UK भी इसके मेंबर हैं, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये लॉ वगैरह में क्या क्या आप चेंजेस लेके आ सकते हो साइबर सिक्योरिटी के लिए, टूल्स वगैरह और नई नई जो टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके बारे में बातें डिस्कशन की जाती है इसके अंदर। और इंडिया इसका पार्ट नहीं है अभी तक, जब जहाँ तक मुझे पता है, मैंने चेक किया था इसको 15-20 दिन पहले, तब तक नहीं था इंडिया मेंबर। तो अगर लेटेस्ट में होगा तो करंट अफेयर में अपडेट हो जाएगा वो, इसको बाद में मैं ही अपडेट कर दूंगा अगर बनेगा तो, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से बात चल रही थी कि हम इस कन्वेंशन को साइन करेंगे। तो अगर ये डेवलपमेंट आती है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा लेटर ऑन। अब साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो क्या हम सुजेशन दे सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो हमें पब्लिक लिटरेसी बढ़ानी है। पब्लिक को ज़्यादा पता नहीं होता साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वो इंटरनेट चलाती है, आप मतलब इंडिया में या मतलब जहाँ पे जो नॉलेज नहीं होती इंटरनेट के बारे में, इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर हम अपनी बात भी करें तो भी स्पेशलिस्ट होता है, साइबर क्राइम धीरे धीरे इवॉल्व होते रहते हैं, अलग अलग तरीके से पर्सन को फंसाने की बात होती है। तो पब्लिक की लिटरेसी बढ़ाई जाए, जैसे स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। हालांकि ये बेसिकली इस चीज़ के लिए थी कि किस तरीके से डिजिटल माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाए, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट ये भी था थोड़ा अवेयर करना है उनको, ठीक है। तो वैसे ही कोई और स्कीम चलाई जाए या इसी तरीके से फिर से इसको रिन्यू करके साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी लिटरेसी फैलाई जाए। नेक्स्ट है कि हमें अपने IT एक्ट को रिविजिट करना पड़ेगा। ये हमने पहले भी देख लिया, मतलब अगर आपने सुजेशन देनी है, पहली बात तो अगर आपने ड्रॉबैक बताना है इंडिया की तो कैसे बता सकते हो, पब्लिक लिटरेसी नहीं है, IT एक्ट हमारा उसके अंदर कमजोरी है, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर हमने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ है, और हमारी एक नेशनल डॉक्ट्राइन नहीं है इसके ऊपर, तो वो हमारे इशू आ जाते हैं। अगर बात करेंगे सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन भी नहीं के अपोजिट दे दोगे, तो ये दोनों चीज़ें हम इकट्ठी पढ़ रहे हैं। जो हमारा IT एक्ट है उसकी ड्रॉबैक में भी हमने पढ़ा था, उसके मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न है जब 2008 में उसको अमेंड किया गया, तो मतलब उसके पहले उसके प्रोविज़न कुछ थे भी नॉन बेलेबल, लेकिन उसको चेंज करके मतलब थोड़ा उसको डाइल्यूट कर दिया गया। उसके बाद उसके मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न है वो बेलेबल है, मतलब आपको बेल मिल जाएगी उसमें। तो ये कह रहे हैं कि काफ़ी हार्ड पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं मतलब आप हर कोई कुछ भी करे और उससे छूट जाए। जैसे एयरटेल ने रिसेंट के अंदर लोगों के आधार जो अकाउंट थे उनका मिसयूज़ करके उनका बैंक अकाउंट खोला था, तो उनको माइन्यूट सी पेनल्टी पड़ी, उसके बाद वो फिर से सर्विस में आ गए। तो वो तो एक तरीके से काफ़ी बड़ा हीनियस क्राइम था, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए थे और उनको बैन करना चाहिए था, जिस हिसाब से उन्होंने लाखों यूज़र्स का डाटा का मिसयूज़ किया उनकी परमिशन के बगैर। लेकिन वो छूट गए क्योंकि इंडिया के अंदर थोड़े से पैसे दो कुछ भी हो जाता है, जस्टिस काफ़ी वीक है। थर्ड आती है इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी सिक्योर हो सकती है अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ट्रांजैक्शन के लिए भी। और दूसरी बात क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में भी हम वहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। ये क्योंकि काफ़ी डिटेल वाले टॉपिक हैं, ऐसे एक आधी लाइन में बता भी दिया फिर भी आपको समझ नहीं आने वाले। तो क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन के अंदर इन्वेस्ट करो, क्योंकि इनके अंदर एन्क्रिप्शन काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो डाटा है उसको चुराना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। उसके लिए एक टाइम के अंदर काफ़ी सर्वर आपको हैक करने पड़ेंगे, काफ़ी बड़े कंप्यूटिंग सिस्टम को हैक करना पड़ेगा। ये इनको मतलब अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब ये इम्पॉसिबल काइंड की मानी जाती हैं इनसे इन्फॉर्मेशन को चुराना। और बात आती है मतलब इंडिया इनमें काफ़ी पीछे है अभी, मतलब इंडिया वो जो भी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है उसमें पीछे ही होता है।
बट इंडिया को इस टाइम देखना चाहिए कि अगर हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हमने सुपर पावर बना है तो उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वांटम टेक्नोलॉजी वगैरह, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। क्योंकि हमारी जो राइवल कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया, चाइना काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इनके ऊपर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इनके अंदर काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। क्योंकि अगर ह्यूमन से द्वारा जो ऑर्गेनाइज अटैक हैं ह्यूमन के द्वारा किए जा रहे हैं उनके लिए फिर हम थोड़े सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क जैसी चीज़ें अगर फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्केल के ऊपर बन जाती हैं तो उनके द्वारा, मशीन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो अटैक किया जाएगा उससे बचना काफ़ी मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि नेशनल डॉक्ट्राइन बनानी चाहिए, जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है हमारी। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको पता होना चाहिए इंडिया का रिस्पॉन्ड क्या होगा अगर फॉरेन इनके ऊपर साइबर अटैक किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑफेंसिव वॉरफेयर के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड ग्रुप है जो कि ऑपरेट करता है डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इनके अंडर आता है। और दूसरा आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हमारे पास एक डेडिकेटेड ग्रुप है जो कि ऑफेंसिव, मतलब दूसरों, एक तो होता है डिफेंसिव, आपने डिफेंस करना है अपना, अपनी प्रोटेक्शन करनी है। दूसरा आपने अपना उग्र रूप दिखाना है किसी को या एग्रेसिव होना है, तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट बनी हुई है। लेकिन इनका जो इनमें जो कैपेबिलिटी है वो ऑफेंसिव के लिए बोला गया है, इनको बेसिकली डिफेंस के लिए नहीं बोला गया। मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपको ऑफेंस के लिए बोल दिया गया लेकिन आप कंट्री को डिफेंड नहीं कर पाओगे। और ऊपर से इनका जो बजट है वो काफ़ी कम है। जो इन्वेस्टमेंट इनके अंदर की जाती है ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी के अंदर वो 5 करोड़ से भी कम है इंडिया के अंदर साइबर वॉरफेयर के अंदर, ऑफेंसिव साइबर वॉरफेयर के अंदर। डिफेंसिव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर चाइना की बात करेंगे तो इनका बजट लगभग 275 करोड़ तक ये इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो डाटा है ये आउटडेटेड भी हो सकता है, इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा एडिशन होनी। तो चाइना के पास में 1000 ऑफ हैकर्स भी हैं जो कि स्पेशली यही काम करने के लिए बनाए गए हैं। और इंडिया के पास में जो एक्सपर्ट हैं इनकी कमी भी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे जो इंडिजीनस मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम कंपोनेंट की, तो ये काफ़ी कम है इंडिया के अंदर। और अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और टेलीकॉम कंपोनेंट अगर फॉरेन से मंगवा रहे हो तो उनकी सिक्योरिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। जो अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात करोगे, आप चाइना से सामान खरीद रहे हो या आप एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर फ़ोन को चलाते हो, तो एंड्रॉयड सिस्टम गूगल का है, मतलब यूएस के अंडर आ रहा है। एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड सिस्टम सब कुछ ट्रैक करता है आपका, ठीक है, लोकेशन से लेके डाटा वगैरह, मतलब कुछ भी ले सकता है ये। अब गूगल मानता थोड़ी नहीं है, गूगल के जो लॉज वगैरह इंडिया के लॉज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो वो मतलब एक तरीके से डाटा प्रोफाइलिंग के लिए, एक पर्सन की इंडिविजुअल प्रोफाइलिंग के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास जितना डाटा है पर्सन के बारे में, उतनी पर्सन को अपनी हैबिट्स के बारे में, पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं होगी जितनी उनके पास में है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हमें डाटा की सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अपनी जो सर्वर वगैरह है उनके जो डाटा है उसको इंडिया के अंदर सिक्योर करवाओ। या तो फिर आप मतलब जिस तरीके से चाइना है जो अपने इंडिजिनस चीज़ें, जैसे उनके हर चीज़ के लिए उन्हें अल्टरनेटिव बनाए हुए हैं, उन्होंने कोरा उधर बैन करवा के रखा है, फेसबुक बैन करवा के रखी है। तो उसी तरीके से बैन करवाने की बात नहीं है, लेकिन हम भी कुछ मतलब पैरेलल अगर डेवलप करें कुछ, तो उससे हम अपना डाटा बचा सकते हैं। क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज़ है, हालांकि उन्होंने यूएस के खिलाफ, एक तो यूएस के खिलाफ उन्होंने बना के रखी है ताकि यूएस उनके अंदर पेनिट्रेट करके जो है उनको डिस्टेबलाइज ना कर पाए, या मतलब जो बेसिकली डाटा है सिटीज़न का उसको ना ले पाए। और दूसरी बात, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो अगर वो मतलब ज़्यादा कांटेक्ट रखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, तो वो जो था मतलब उनके हिसाब से वो रेडिकल हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें उनको, लेकिन वो पॉजिटिवली उनके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। पॉजिटिवली इफेक्ट करके उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है जिसके द्वारा वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। जैसे इंडिया को अगर किसी टेक्नोलॉजी के लिए मना किया जाता है तो इंडिया उसके बाद उसको डेवलप करना शुरू करता है। जैसे डिफेंस के लिए हम हर किसी से जो है डिफेंस वेपन मांगते रहते हैं। अगर हमें जो कंट्रीज़ हैं डिफेंस वेपन देना मना कर दे तो इंडिया के पास में कैपेबिलिटी है, इंडिया डेवलप कर सकता है। लेकिन हर कोई हमें देता रहता है तो इंडिया भी नहीं मानता, लगा रहता है दूसरों से भीख मांगने। हमें डाटा सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी कड़े कदम लेने पड़ेंगे। जो ड्राफ्ट BN श्री कृष्णा की पॉलिसी आई थी वो सब चीज़ें, उसके ऊपर हम कल जो है डेडिकेटेड डिस्कस करेंगे डाटा सिक्योरिटी के बारे में। तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर हमें डाटा सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।